नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दर्शी आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए, आपकी परीक्षा में आए, तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की, पास करने की संभावनाओं को बढ़ा सके। सामान्यतः हम 4 से 5 खबरों को इस प्रोग्राम में कवर करते हैं, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इस सप्ताह कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो लगातार चर्चा में रही। तो 4 महत्वपूर्ण खबरें थी जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर है, भारत सर्वाधिक प्रेषित धन प्राप्त करता। हाल ही में इस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने आते हैं कि जब हम रेमिटेंस की बात करते हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश भारत बना है। तो इसके आंकड़ों पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही H1B वीजा को लेकर के लगातार बहस चल रही है, क्योंकि कुछ अमेरिका में इस तरह की बहस है। अमेरिका में कई प्रमुख व्यक्तियों ने H1B वीजा को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। साथ ही ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार H1B वीजा का विरोध कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय कॉफी निर्यात हाल ही में $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। तो इस पर भी बात करने का प्रयास करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति बनाम आर्थिक विकास का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार ये मुद्दा चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि आरबीआई को किस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए। क्या आरबीआई को ब्याज दरों में कमी करके आर्थिक विकास को सपोर्ट करना चाहिए, या आरबीआई को खाद्य मुद्रास्फीति को लगातार चेक रखने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए अपनी ब्याज दरों में किसी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिए। और यहीं पर जो बहस शुरू होती है वो मुद्रास्फीति बनाम आर्थिक विकास की शुरू हो जाती है, और ये मुद्दा लगातार चर्चा में है। तो इस पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और सबसे पहला मुद्दा है, भारत सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करता। कई बार इस धन प्रेषण को प्रेषित धन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। रेमिटेंस का मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत से बाहर रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं वो अपने परिवारजनों को वित्तीय हस्तांतरण करते हैं। इसी वित्तीय हस्तांतरण को हम रेमिटेंस के नाम से जानते हैं, यानी प्रेषित धन के नाम से जानते हैं। और ये भारत में चालू घाटे को नियोजित करने के अंतर्गत और साथ ही राजकोषीय घाटे को दूर करने के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में भी काम करता है। भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो बाहर के देशों में काम करती है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या मध्य पूर्व के देश हो, या खाड़ी के देश जिनको कहते हैं। और वहां से लोग बड़ी मात्रा में धन का प्रेषण करते हैं, यानी भारत में अपने परिवारों को वित्तीय हस्तांतरण करते हैं, जिस राशि को हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस के रूप में संबोधित करते हैं। हिंदी में इसको प्रेषित धन कहते हैं। तो ये दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और भारत प्रेषित धन प्राप्त करने के अंतर्गत पूरे विश्व में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। तो हाल ही में प्रेषित धन के किस प्रकार के रुझान रहे हैं उसको देख लेते हैं। वर्ष 2024 में जो शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता है वो कौन कौन से हैं? भारत शीर्ष प्राप्त करता है। और हाल ही में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि वर्ष 2024 का जो आंकड़ा है वो अभी पूर्णतः हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन उसका एक अनुमान लगाया गया है कि वो कितना आंकड़ा होने वाला है। तो भारत वर्ष 2024 में शीर्ष प्राप्त करता है प्रेषित धन का, रेमिटेंस का। और अनुमान कितना है कि भारत वर्ष 2023 के मुकाबले इस बार कई प्रतिशत की बढ़ोतरी करके वर्ष 2024 में $139 बिलियन का प्रेषित धन प्राप्त करने में कामयाब रहा है। और वर्ष 2023 में भारत ने $125 बिलियन का प्रेषित धन प्राप्त किया था, यानी रेमिटेंस प्राप्त किया था। शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में रेमिटेंस के अन्य देश कौन कौन से हैं? भारत के बाद आता है मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान। तो ये शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता देश हैं प्रेषित धन प्राप्त करने के अंतर्गत। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषित धनराशि वर्ष 2024 में 5.8% की वृद्धि दर के साथ $685 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही वर्ष 2024 में वैश्विक धन प्रेषण में चीन की जो हिस्सेदारी है वो घटी है, और घटकर 5.3% रह जाएगी। इस प्रकार का भी अनुमान लगाया गया है, जो 2 दशकों में उसकी सबसे कम हिस्सेदारी को प्रदर्शित करती है, जिसका कारण है बढ़ती आर्थिक समृद्धि और वृद्ध होती आबादी के कारण कम कुशल उत्प्रवास में कमी होना। इसका कारण यही माना जा रहा है कि चीन से जो कम कुशल उत्प्रवास है, एमिग्रेशन है बाहर के देशों में, वो कम हो रहा है।
उसका कई कारण है। उसका एक कारण तो यह है कि चीन की जो आबादी है वो लगातार वृद्ध होती जा रही है, और दूसरा कारण यह है कि चीन में खुद देश के भीतर आर्थिक विकास उस स्तर पर पहुंच चुका है कि बहुत कम लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, और इसी कारण से उसके रेमिटेंस में, प्रेषित धन में कमी आ रही है, एक कमी देखने को मिल रही है। तो ये हमने सामान्य तथ्यों की बात करी। भारत में जो उच्च प्रेषित धन है, जो धन प्रेषण है, उसके जिम्मेदार कारक क्या है? सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक माना जाता है भारत में प्रवास का स्तर। प्रवास का स्तर क्यों माना जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी वाले देशों में से एक है। यानी उसकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों में रहता है। 2023 तक 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 लोग से अधिक भारतीय विदेशों में रह रहे थे, और विदेशों में रह रहे थे तो वहां पर वो जिस भी प्रकार से धन कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने परिवारजनों को भेजते ही हैं, वित्तीय हस्तांतरण करते हैं, जो कि प्रेषित धन में भारत की उच्च स्थिति के लिए विशेष तौर से जिम्मेदार हो जाता है। गंतव्य प्रवृत्तियों में भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी भारतीय कहां जाते हैं इस प्रवृत्ति में भी एक बदलाव देखने में आ रहा है। तेजी से भारतीय प्रवासी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की ओर जा रहे हैं, जिससे उन्हें प्रेषित धन ज्यादा से ज्यादा भेजने में मदद मिल रही है, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां आर्थिक विकास की उच्च दर है। इसके अलावा कुशल और अकुशल श्रमिकों की बात करें तो भारतीय प्रवासियों में अत्यधिक कुशल पेशेवर जैसे आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए पेशेवर से लेकर अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक, हर तरह के श्रमिक शामिल हैं। और आप देख सकते हैं कि चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, वहां पर आपको बहुत बड़े स्तर पर कुशल श्रमिक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मध्य पूर्व में आपको अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक भी देखने को मिलेंगे, और उनके द्वारा भी अपने परिवारजनों को धनराशि भेजी जाती है, वित्तीय हस्तांतरण किया जाता है। उच्च धन प्रेषण का महत्व क्या है? इस रेमिटेंस का महत्व क्या है? पर प्राप्तकर्ता परिवारों के लिए विशेष तौर से महत्व है, क्योंकि उनके जीवन स्तर को गुणवत्ता प्रदान करने में इसकी भूमिका है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं को हासिल करने के अंतर्गत हो, या बेहतर आवास प्राप्त करने के अंतर्गत हो। तो जो भी परिवार धन प्राप्त करते हैं, प्रेषित धन प्राप्त करते हैं, वे जीवन की एक बेहतर दशा प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, यानी जीवन स्तर में प्रत्यक्ष रूप से उनके सुधार होता है। वृहद अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार से महत्व है? विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी होती है। विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी इसलिए होती है क्योंकि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश से उधार की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। यानी राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण इसके माध्यम से होता है, प्रेषित धन के माध्यम से, और चालू खाते घाटे को भी संतुलित बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन सब कारणों के से प्रेषित धन का विशिष्ट महत्व भारतीय वृहद अर्थव्यवस्था के लिए स्थापित हो जाता है। दूसरे टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यही है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं, और नोएडा में हमारे दो महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का जो बैच है ये 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आईएएस फाउंडेशन बैच है ये। और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में भी हमारा हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो चुका है 2 जनवरी 2025 से। इस बैच में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है, और आप 8750187501 पर कॉल करके इसमें अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय है शाम को 5:30 बजे। इन बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं 8750187501 नंबर पर कॉल करके, और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं एडमिशन लेकर के। दूसरा टॉपिक जो हमारा जुड़ा हुआ है वो H1B वीजा से जुड़ा हुआ है। लगातार अमेरिका में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं, उसके बाद ये मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। विशेष तौर से जो डोनाल्ड ट्रंप की पहल है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके जो समर्थनकर्ता हैं, वो लगातार H1B वीजा को लेकर के एक कठोर नीति अपनाने की वकालत कर रहे हैं, और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो इसको ठीक से समझ लेते हैं।
अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो H1B वीजा अमेरिकी नियोक्ताओं यानी अमेरिकी एम्प्लॉयर्स को क्या करता है, कुशल विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान कर देता है। यानी H1B वीजा के माध्यम से अमेरिकी एम्प्लॉयर अपनी कंपनियों में, अपनी फैक्ट्रीज में या अपने जो भी उनका स्टार्टअप है उसमें कुशल विदेशी श्रमिकों की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं H1B वीजा के माध्यम से। लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि कम से कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता वाली नौकरियों में ही ये नियुक्तियां होती हैं। 1990 में H1B वीजा की शुरुआत की गई थी। तो शुरू कब हुआ था? 1990 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिकी कार्यबल में कौशल की कमी को दूर करना है। यानी अमेरिकी जो वर्क फोर्स है उसमें अगर स्किल की कमी है तो H1B वीजा के माध्यम से उस कमी को दूर किया जा सकता है। H1B वीजा अधिकतम 6 वर्षों के लिए जारी किया जाता है, जिसके बाद कर्मचारियों को या तो देश छोड़ना पड़ता है, और देश छोड़ने की जो अवधि है कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए। यानी 12 महीने बाद बाहर रहने के बाद वो दोबारा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो देश छोड़ना पड़ेगा या 12 महीने बाद पुनः आना पड़ेगा, या फिर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी होगी। प्रतिवर्ष 65,000 वीजा की सीमा है, 65,000 वीजा ही प्रदान किए जाते हैं, तथा अमेरिकी मास्टर डिग्री या उससे उच्च डिग्री वालों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा प्रदान किए जाते हैं। लेकिन कुछ विशिष्ट संस्थान हैं जैसे विश्वविद्यालय या गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है, उसमें रोजगार या अपने पद को जारी रखने के लिए याचिकाएं इस सीमा के अधीन नहीं है। यानी जो सीमा 65,000 की लगाई गई है इसमें ये चीजें शामिल नहीं है। तो ये सामान्य जानकारी हमने हासिल कर ली। अब हम देखते हैं कि H1B कार्यक्रम में भारतीयों का प्रभुत्व किस प्रकार से बना हुआ है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी संख्या में H1B वीजा अमेरिका में हासिल करते हैं। ये जो कार्यक्रम है H1B वीजा कार्यक्रम, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारतीय ही है, क्योंकि 2015 से स्वीकृत आवेदनों में से 70% से अधिक आवेदन भारतीयों के ही स्वीकृत हुए हैं। यानी 2015 के बाद अगर हम आंकड़ों पर ध्यान देखें तो 70% से अधिक जो आवेदन है H1B वीजा के अंतर्गत ये भारतीयों के ही स्वीकृत किए गए हैं। चीन लगभग 12-13% स्वीकृत याचिकाओं के साथ दूसरे स्थान पर है, और जो चीन का प्रतिशत ये बैठता है 12-13% स्वीकृति का, ये वर्ष 2018 के बाद का बैठता है ये आंकड़ा। प्रौद्योगिकी उद्योग में, यानी जो क्षेत्र, जो इंडस्ट्री प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है, उसमें भारतीय श्रमिकों के प्रभुत्व ने कुछ अमेरिकी रूढ़िवादियों को इसकी H1B वीजा की आलोचना करने के लिए उत्प्रेरित किया है, क्योंकि भारतीय बहुत बड़ी संख्या में इसका फायदा उठाते हैं। तो इसकी आलोचना लगातार हो रही है, और कुछ आलोचकों का यह तर्क है कि H1B कार्यक्रम का जो दुरुपयोग है ये प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा लगातार किया जाता है, क्योंकि विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकियों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले वेतन से कम वेतन पर नियुक्त करने के लिए वो उसका दुरुपयोग करते हैं। यानी उनको H1B वीजा के माध्यम से वो अमेरिकियों को नौकरी नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि विदेशियों को नौकरी प्रदान करते हैं, क्योंकि विदेशियों को वो कम वेतन पर हायर करने में सक्षम हो जाते हैं H1B वीजा के माध्यम से। ये आलोचकों का प्रमुख तर्क है इसके खिलाफ, H1B वीजा के खिलाफ। हाल ही में एलन मस्क और अन्य लोग इस कार्यक्रम का समर्थन करते हुए दावा करते हैं कि इंजीनियरिंग प्रतिभा की स्थायी कमी है। हाल ही में एलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका में कई तरह की प्रतिभाओं की कमी है, जैसे इंजीनियरिंग प्रतिभाओं की कमी, और अगर हम फॉरेन से, जैसे भारत जैसे देशों से H1B वीजा के माध्यम से उस कमी को दूर करते हैं तो ये अपने आप में एक सकारात्मक चीज है। लेकिन आलोचकों का तर्क यह है कि वास्तविक मुद्दा यह है कि कंपनियों को अमेरिकी श्रमिकों को नियुक्त करना बहुत महंगा लगता है। यानी आलोचकों का तर्क सीधे तौर पर यह कहते हैं कि अमेरिकी कंपनी H1B वीजा को सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि उनको कम कीमत पर विदेशी नागरिक, या आप कह सकते हैं कि विदेशी, इस वीजा के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं कम ही वेतन पर। जबकि अगर उनको अमेरिका के नागरिकों को इसके लिए नियुक्त करना पड़े तो उन्हें अधिक वेतन देना पड़ेगा, और ये भी आलोचना का एक आधार बनता है। आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में भारतीयों के लिए H1B वीजा की लगभग 70% स्वीकृतियां $1 लाख से कम वेतन के लिए थी। तो भारत में जो H1B वीजा 2023 में भारतीयों को प्रदान किया गया है उसमें से लगभग 70% स्वीकृतियां ऐसे लोगों के लिए थी
जिनका जो वेतन है वो $1 लाख से कम का है, जबकि $1,50,000 से अधिक के वेतन के लिए केवल स्वीकृतियां 5% ही हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसके आलोचकों, H1B वीजा के आलोचकों के जो तर्क हैं उनका समर्थन भी करता हुआ दिखाई देता है। समर्थन और सुधार प्रस्ताव किस प्रकार से हैं? एलन मस्क H1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें सुधार की भी मांग की है और इस प्रकार का सुधार करने की बात कही है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए तथा विदेशी नियुक्ति की लागत में वृद्धि की जाए, ताकि घरेलू नियुक्ति की तुलना में इसे कम आकर्षक बनाया जा सके। बाद में एलन मस्क की जब बहुत आलोचना हुई इसके सपोर्ट में बयान देने के अंतर्गत, तो उन्होंने कहा कि वो इसमें सुधार की भी डिमांड करते हैं और इस प्रकार के तर्क दिए कि जो न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है इस वीजा के माध्यम से, उस वेतन में वृद्धि कर दी जाए तथा विदेशी नियुक्ति की लागत में वृद्धि करेंगे तो होगा क्या कि घरेलू नियुक्तियां भी आकर्षक हो जाएंगी और घरेलू नियुक्ति की तुलना में जो विदेशी नियुक्तियां होंगी वो कम आकर्षक हो जाएंगी। उद्योगों का तर्क क्या है? उद्योग कहते हैं कि अमेरिका में कौशल अंतर को भरने के लिए H1B वीजा कार्यक्रम आवश्यक है, यानी अमेरिका में उस प्रकार के स्किल उपलब्ध नहीं है जिस प्रकार के स्किल की आवश्यकता अलग अलग तरह के उद्योगों में पड़ती है। तो उस स्किल को पूरा करने के लिए H1B वीजा प्रदान करना बेहद आवश्यक है, ताकि अमेरिका में उद्योगों को हानि ना हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हानि ना हो। अमेरिकियों की तुलना में भारत और चीन में स्टेम स्नातकों की संख्या अधिक है, यह भी तर्क दिया जाता है। और जब हम स्टेम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स से पढ़े हुए जो स्नातक हैं वो भारत और चीन जैसे देशों में अधिक है, और वहीं से हम अपने जो एम्प्लॉयर्स की पूर्ति है, जो कौशल विकास के अंतर्गत अंतर पैदा हुआ है, जो गैप पैदा हुआ है, उसकी पूर्ति करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बना हुआ है। चेन्नई में जन्मे श्री राम कृष्ण की ट्रंप के AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार के रूप में नियुक्ति के बाद कुशल आप्रवासन और H1B वीजा पर बहस और अधिक गर्म हो गई है, और अमेरिका में आप्रवासन एक अत्यधिक ध्रुवीकरणकारी मुद्दा बना हुआ है, जिससे कम कौशल और उच्च कौशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के प्रवास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तथा कुछ लोग इस कार्यक्रम को अमेरिकी श्रमिकों के लिए हानिकारक मानते हैं। ये सभी पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए थे। तो ये महत्वपूर्ण एक बहस अमेरिका में छिड़ी हुई है, विशेष तौर से जो ट्रंप के जो स्लोगन है ग्रेट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार इस H1B वीजा का विरोध कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी श्रमिकों को विशेष तौर से अमेरिकी नियोक्ताओं द्वारा नियुक्त किया जा सके नौकरियों के अंतर्गत। एक खबर लगातार चर्चा में रही, भारतीय कॉफी निर्यात $1 बिलियन पार। हाल ही में एक आंकड़ा आया है और यह आंकड़ा अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच का है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां हम देखते हैं कि जो कॉफी का निर्यात है वो $1,146.9 मिलियन पार कर गया है, यानी $1 बिलियन की राशि पार कर गया है निर्यात के अंतर्गत। भारत का कॉफी निर्यात वित्त वर्ष 2024 के अप्रैल और नवंबर के बीच रिकॉर्ड $1,146.9 मिलियन तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023 की इसी अवधि के लिए $803.8 मिलियन से 29% अधिक है। तो हम इसके कारकों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, यानी इस स्थिति को जन्म देने वाला कारक क्या है। सबसे बड़ा कारक ये माना जा रहा है कि जो रोबस्टा कॉफी है उसकी कीमतों में उछाल आया है, और वियतनाम और ब्राजील जैसे देशों में आपूर्ति संबंधी जो समस्याएं खड़ी हुई है उसके कारण भारत को निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है, भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही यूरोपीय संघ के वन विनाश विनियमन यानी डिफोरेस्टेशन से संबंधित जो रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन में दिसंबर 2024 से लागू होने थे, बाद में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, लेकिन ये जब दिसंबर में लागू होने थे तो उससे पहले भंडारण जैसी चीजें लगातार अस्तित्व में आ गई, स्टॉक पाइलिंग होनी शुरू हो गई कॉफी की, जिससे EU को होने वाले कॉफी और अन्य कृषि निर्यात की लागत बढ़ने की उम्मीद थी। यानी यूरोपीय संघ के जो वन विनाश विनियमन है, इससे EU को होने वाले कॉफी और अन्य कृषि निर्यात की लागत बढ़ने की उम्मीद थी, जिससे भंडारण स्टॉक पाइलिंग शुरू हुई और कॉफी की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती चली गई। वैश्विक मांग और निर्यात बाजार को अगर ध्यान में रखें तो भारतीय कॉफी तेजी से निर्यात बाजार के प्रीमियम
खंड पर कब्जा कर रही है। शीर्ष निर्यात गंतव्यों में यूरोपीय संघ, विशेष रूप से इटली, बेल्जियम और जर्मनी शामिल है, जो भारत के कॉफी निर्यात का लगभग आधा हिस्सा कवर करता है। इसके बाद अमेरिका, रूस और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर कुल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा बनाते हैं। उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति संबंधी चुनौतियां जो कॉफी से जुड़ी हुई हैं वो किस प्रकार की हैं? जो प्रमुख कॉफी उत्पादक हैं वो कौन से हैं? ब्राजील और वियतनाम ने सूखे, उच्च तापमान और प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया है। भारत का जो कॉफी उत्पादन है विशेष रूप से कर्नाटक और केरल में मजबूत बना हुआ है, जिससे कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है। आप ये जानते हैं कि कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में सही स्थिति कॉफी के उत्पादन को लेकर के बनी हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर जो कॉफी के प्रमुख उत्पादक हैं वहां पर कई कारणों से, कई जलवायु कारणों की वजह से कॉफी के उत्पादन में गिरावट की संभावना है और इसके कारण भी भारत को निर्यात बढ़ाने में आसानी हुई है। यूरोप संघ के वन कटाई विनियमन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, इसको समझ लेते हैं। दिसंबर 2024 में क्रियान्वयन के लिए निर्धारित यूरोपीय संघ डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन का जो उद्देश्य था वो ये सुनिश्चित करना है कि यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले उत्पाद वनों की कटाई वाली भूमि से प्राप्त न हो। ये जो डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन है दिसंबर 2024 से लागू होने थे और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो भी उत्पाद आएंगे वो ऐसे स्थानों से आने चाहिए जो वनों की कटाई से उत्पन्न हो। तो जाहिर सी बात है कि जो अगर कॉफी का निर्यात होता है या ऐसे कृषि उत्पादों का निर्यात यूरोपीय संघ में होता है जिनका निर्यात करने के अंतर्गत या जिनका उत्पादन करने के अंतर्गत वनों की कटाई होती है, तो उनके अंतर्गत एक गिरावट आने की संभावना रहनी ही थी। भारतीय निर्यातक व्यापार में व्यवधान के आशंका के चलते विनियमन से पहले ही कॉफी का भंडारण कर रहे थे। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि कॉफी का भंडारण पहले से ही शुरू हो गया था। भारत में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण इस विनियमन से यूरोपीय संघ को भारत के कृषि निर्यात, जिसमें कॉफी भी शामिल है, उस पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका थी। तो इसीलिए स्टॉक पाइलिंग शुरू हुई, लेकिन बाद में इसको 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इन रेगुलेशन को लागू होने के की जो अवधि है वो 1 वर्ष बढ़ा दी गई। भारतीय निर्यातकों के लिए किस प्रकार की चुनौतियां हैं? अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो जो यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है और यूरोपीय संघ के जो विदेशी सब्सिडी विनियमन है उसका अनुपालन भारतीय निर्यातकों के लिए एक चुनौती पेश करता है। यहां तक कि जब उत्पाद वनों की कटाई वाली भूमि से प्राप्त नहीं होते हैं तब भी निर्यातकों को जटिल अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ सकता है, जिससे लागत में वृद्धि हो सकती है और व्यापार प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञ इस प्रकार की राय रखते हैं। तो इससे किस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत का जो कॉफी निर्यात है वो बढ़ रहा है, जो वैश्विक मांग और अनुकूल बाजार स्थितियों के कारण बढ़ा है, जिसमें कॉफी की ऊंची कीमतें और आगामी यूरोपीय संघ के नियमों से पहले रणनीतिक भंडारण शामिल है। यूरोपीय संघ के वनों की कटाई संबंधी कानून और प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों में जो उत्पादन संबंधी अनिश्चितताएं हैं जलवायवीय कारणों के कारण, उससे निर्यात परिदृश्य प्रभावित हुआ है और ये निर्यात परिदृश्य को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण कारक रहे हैं और इससे भारत को अपनी कॉफी का निर्यात बढ़ाने में आसानी हुई है और भारत का कॉफी जो निर्यात है वो $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। अब हम अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर हमारी वह है वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति बनाम आर्थिक विकास। ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है? और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, लगातार आर्थिक विकास बनाम मुद्रास्फीति पर चर्चा चल रही है और उसका कारण यह है कि मुद्रास्फीति भारत में विशेष तौर से खाद्य मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है और 2024 में विशेष तौर से उसके सेकंड हाफ में भारत में विकास दर भी धीमी हुई है। तो आरबीआई को किस प्रकार से अपनी नीति में संतुलन स्थापित करना चाहिए? क्या उसे ब्याज दरों में कटौती करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए या अपनी ब्याज दरों को स्थिर रख करके या उससे बढ़ा करके खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए? ये भारत में वर्ष 2025 में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है और इसी कारण आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो वर्ष 2024 है वो एक खट्टा मीठा वर्ष रहा है और इसका खट्टा मीठा रहने का मतलब यह है कि उसके कुछ हिस्से में आर्थिक समृद्धि दर भारत में उच्च स्तर पर बनी रही है और एक आधे हिस्से में लगभग आर्थिक समृद्धि दर में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वर्ष की पहली छमाही में यानी जो वर्ष 2024 है उसके पहले 6 महीने में अप्रत्याशित वृद्धि आर्थिक समृद्धि दर देखने को मिली है, जिसने सरकार और विश्लेषकों दोनों को ही आश्चर्यचकित किया था। इसके बाद वर्ष 2024 का जो सेकंड हाफ है, जो उत्तरार्ध है,
उसमें हमें विकास की गति में एक धीमापन दिखाई देता है, जिसके कारण नीति निर्माण को लेकर आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच एक तनाव पैदा हुआ और मुद्रास्फीति और विकास को लेकर के मुख्य चिंताएं लगातार बनी रही। ब्याज दरों में अगर हम कटौती की मांग करते हैं, कटौती की मांग की बात करते हैं, तो शीर्ष सरकारी अधिकारी नवंबर से ब्याज दरों में कटौती की वकालत लगातार कर रहे हैं। उनका सुझाव यह है कि आरबीआई को अस्थिर खाद्य कीमतों की तुलना में विकास और निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी अपने ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। 2024 की दूसरी तिमाही में 5.4% की 7 तिमाहियों की निम्न वृद्धि देखी गई थी। यानी 2024 जो वित्त वर्ष था, 2024 वित्त वर्ष की शुरुआत कब से हुई? 1 अप्रैल 2024 से हुई। और उसकी जो दूसरी तिमाही थी, दूसरी तिमाही का मतलब क्या हुआ कि पहली तिमाही क्या हुई? अप्रैल, मई, जून, और दूसरी तिमाही हुई जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई से लेकर के सितंबर की जो दूसरी तिमाही है, उसमें विकास आर्थिक समृद्धि दर 5.4% की रही, जो 7 तिमाहियों की निम्न वृद्धि को प्रदर्शित करती है। 7 तिमाहियों की निम्न वृद्धि को प्रदर्शित करती है। साथ ही कमजोर शहरी मांग भी उस दौरान देखी गई और निराशाजनक कॉर्पोरेट परिणामों के कारण दरों को कम करने की मांग को भी बढ़ावा उस दौरान मिला था। तो जैसे ही हमें आर्थिक विकास के पैमाने पर एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है, आर्थिक समृद्धि दर में गिरावट देखने को मिलती है, तो लगातार इस प्रकार की डिमांड की जाती है कि जो आरबीआई है वो अपनी ब्याज दरों में कटौती करे और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, इस प्रकार से अपनी जो नीतियां हैं उसको संतुलित करे। वर्ष 2023-24 में भारत के आर्थिक विकास का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है? 2023-24 की जो पहली छमाही है उसमें 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तीसरी तिमाही में 8.6% और चौथी तिमाही में 7.8% की आर्थिक समृद्धि दर भारत ने हासिल की थी। कुल मिलाकर 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से 8.2% की जीडीपी वृद्धि के साथ यह समाप्त हुआ था। अगर हम विकास अनुमान और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं की बात करते हैं, तो उसमें दूसरी तिमाही के विकास झटके के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा 2024-25 के लिए अनुमानों को घटाकर के 6.5% कर दिया गया था। कुछ विश्लेषकों ने लंबे समय तक चक्रीय मंदी की भी चेतावनी प्रदान की थी। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की बात करें तो 6% से नीचे रही, लेकिन सितंबर से खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण ये 6% के पास पहुंच गई थी। आरबीआई ने वर्ष 2024-25 के विकास अनुमान को संशोधित करके 6.6% करने के बावजूद मुद्रास्फीति की चिंताओं के कारण दरों में कटौती करने से भी परहेज किया था। कुछ ज्यादा आंकड़े आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, एक क्रमवार तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार विकास अनुमान से संबंध के साथ साथ मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बनी हुई थी। दुविधा क्या है? दुविधा यह है कि धीमी वृद्धि बनाम उच्च मुद्रास्फीति, यानी अगर आर्थिक समृद्धि दर धीमी बनी हुई है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है। आरबीआई अगर ब्याज दरों में कटौती करेगा तो ब्याज दरों में कटौती से बाजार में जो पैसा आएगा, बाजार में जो मुद्रा की आपूर्ति होगी वो ज्यादा होगी, जिससे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, रोजगार भी बेहतर होगा और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी ज्यादा होगा, जिससे आर्थिक समृद्धि व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर मुद्रास्फीति का उच्च स्तर बन जाता है तो उच्च मुद्रास्फीति से निजात पाने के लिए जरूरी है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। तो ब्याज दरों को या तो स्थिर रखा जाता है या कम किया जाता है, और अगर ब्याज दरों को या तो स्थिर रखा जाता है या ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाता है। तो ब्याज दरों को अगर बढ़ाएंगे तो बाजार में मुद्रा की जो आपूर्ति होगी वो कम हो जाएगी, जो मुद्रास्फीति को तो कंट्रोल करेगी लेकिन आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम करेगी। और इसलिए ये लगातार दुविधा बनी रहती है कि किस स्तर पर आरबीआई अपनी ब्याज दरों को बनाए रखे। तो उच्च ब्याज दरें मांग को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि कम दरें उपभोग और निवेश को बढ़ावा देती हैं। हालांकि मुद्रास्फीति उपभोग व्यय में बाधा डालती है। आरबीआई के जो नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं उनके द्वारा भी ये प्रयास है, उनसे भी लगातार उम्मीद की जा रही है कि वो भी इन चीजों में एक बेहतर संतुलन स्थापित करे। ब्याज दरों में कटौती मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आने पर निर्भर करती है, यानी ब्याज दरों में कटौती तभी हो सकती है जब मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आए।
वर्ष के अंत में नीतिगत प्रक्रियाओं को लेकर वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच एक सामान्य तौर से थोड़ी सी खींचतान भी देखने को मिली, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है उसका कहना यह है कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि आरबीआई का जो मुख्य काम है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने से संबंधित होता है। दोनों संस्थाओं ने आर्थिक मंदी के कारणों पर अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। आर्थिक संतुलन का ये जो मुद्दा है ये लगातार चर्चा में रहता है, जो कि विकास और मुद्रास्फीति में सामंजस्य स्थापित करने से जुड़ा हुआ है, और वर्ष 2025 में अर्थव्यवस्था के मुख्य फोकस में ये शामिल होगा। अब हम इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। एक एक प्रश्न देखने के अलावा हम एक टॉपिक से संबंधित मुख्य प्रश्न पर भी आज चर्चा करेंगे, जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक फॉर्मेटिंग में देना है कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है बेहतर उत्तर की। तो पहला प्रश्न आपका यही है, कौन सा देश वर्ष 2024 में धन प्रेषण यानी प्रेषित धन के शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं में सूचीबद्ध नहीं है? आपका ऑप्शन है भारत, मेक्सिको, चीन या ब्राजील। इससे जुड़ा हुआ एक मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न है, और वो प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रेषित धन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सरकार किन प्रमुख नीतिगत उपायों को अपना सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रेषित धन सतत विकास में प्रभावी रूप से योगदान दे? यह मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, जिसकी फॉर्मेटिंग आपको हमें देनी है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दूसरा प्रश्न है, H1B वीजा अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 10 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य या क्षेत्र अरेबिका और रोबस्टा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में जीडीपी समृद्धि दर क्या रही? आपके ऑप्शन है 6.7%, 7.8%, 8.2% या 5.4%। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।